साबिक एमपी अतीक अहमद और उनके भाई साबिक एमएलए अशरफ अहमद के कत्ल का मामला सामने आने के बाद मीडिया की रिपोर्टिंग में सिर्फ ये कहा जा रहा है अतीक अहमद एक माफिया था, गुंडा था, गैंगस्टर था, उसका कत्ल हो जाना बिल्कुल सही है। उस पर जिन लोगों ने हमला किया उन्होंने सही काम किया। पुलिस ने अगर हमला को रोकने की कोशिश नहीं की तो इस पर अफसोस करने की जरा बराबर कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए मीडिया इस कत्ल को सही ठहरा रहा है, इस पर जश्न मना रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को जिस कत्ल से जोड़ा जा रहा है, जहां से सभी तार जुड़े हैं और जिस मामले में आरोपी ठहराया गया, सजा सुनाई गई, वो मामला है राजू पाल के कत्ल का। साल 2005 में राजू पाल का उत्तर प्रदेश में कत्ल हुआ था। उसी का साला था उमेश पाल, जिसका कत्ल इसी साल फरवरी में हुआ। अब ये राजू पाल कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कहां से आया था, इस पर मीडिया बात नहीं कर रही है, इस पर खामोशी बरती गई है। आखिर क्यों? राजू पाल खुद अतीक के गैंग का हिस्सा था। साबिक एमपी अतीक अहमद के बारे में ये बात यकीनन सच्चाई है कि वो एक दबंग लीडर थे। उन्होंने कुछ लोगों का मर्डर किया, ऐसे सारे इल्जामात उन पर लगते हैं। लेकिन राजू पाल भी उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा था, वो अतीक अहमद के साथ था। उसने भी लोगों का मर्डर किया, बेगुनाहों को मारा, माफियागिरी की और अतीक अहमद के साथ मिला हुआ था। उसकी जिंदगी में उस पर 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिर वो साल 2002 में अतीक से अलग हो जाता है और अतीक के खिलाफ ही इलाहाबाद वेस्ट सीट पर आकर के चुनाव लड़ता है। अतीक अहमद की जीत हो जाती है, उसकी हार हो जाती है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिलता है। अतीक अहमद पर अवाम भरोसा जताती है, उनको वोट करती है और बिल्कुल आईन के दायरे में अतीक अहमद लोकसभा के मेंबर मुंतखब होते हैं, वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। उनकी जब सीट खाली होती है तो वहां से एक मरतबा फिर राजू पाल को मायावती अपनी पार्टी से टिकट देती है। समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को टिकट दिलाते हैं। अतीक अहमद के भाई अशरफ की वहां हार हो जाती है, राजू पाल की जीत हो जाती है। उसके बाद साल 2005 में राजू पाल का कत्ल हो जाता है। राजू पाल के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया अतीक अहमद पर, उनके भाई पर भी लगाया गया। अशरफ अहमद को जेल हुई, अतीक अहमद पर भी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अतीक अहमद को उस मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई, उनको जेल नहीं हुई। अतीक अहमद ने कहा कि हमने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा है, हम पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। उसके ऊपर खुद कई सारे इल्ज़ामात थे। उसके बाद फिर उपचुनाव होता है, उसके कत्ल की वजह से सीट खाली हो गई। अतीक अहमद के भाई अशरफ को टिकट मिला और जेल से रहते हुए जीत हासिल की अशरफ ने। ये पूरा मामला है राजू पाल का कत्ल हुआ। राजू पाल का साला उमेश पाल, जिसका कहना है कि मैं आई विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, और उसका कत्ल हुआ इसी साल 24 फरवरी 2023 को। उमेश पाल को किसने कत्ल किया, इसके सारे सबूत आने अभी बाकी है। उमेश पाल के कत्ल में सीसीटीवी की एक फुटेज वायरल हुई और उस फुटेज के हवाले से यह कहा गया कि फोटो अतीक अहमद के बेटे असद की है और उसी की बुनियाद पर असद अहमद की तलाश कर रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस, टीएसएफ, और उसके बाद एसटीएफ ने एनकाउंटर में असद को मार दिया। सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर दिख रही है और असद अहमद की जो ओरिजिनल तस्वीर है, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। उमेश पाल के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया अतीक अहमद पर, उनके पूरे परिवार पर, असद अहमद पर लगाया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि कहा गया कि सीसीटीवी में जो तस्वीर दिख रही है वो असद अहमद की है, लेकिन असद अहमद की जो तस्वीर है और सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर दिख रही है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे में यूपी एसटीएफ की जांच एजेंसियों की, पुलिस की जिम्मेदारी थी असद अहमद को जिंदा गिरफ्तार करना, उससे जांच करना, छानबीन करना, ताकि पता चल सके कि उमेश पाल का कत्ल किसने किया है। सच में अतीक अहमद ने ही किया है या किसी और ने किया है, और इल्ज़ाम अतीक अहमद पर लगाना मकसद था। अगर आप क्राइम की स्टोरीज को देखेंगे, क्राइम की रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे, तो ज़्यादातर जो रिसर्च होता है, जो सच्चाई सामने आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसमें यही होता है कि किसी का कत्ल होता है तो बज़ाहिर इल्ज़ाम उसके करीबी दुश्मन पर लगता है, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी होती है, पुरानी अदावत होती है और उसी की तरफ लोगों की निगाहें जाती है। लेकिन जब और गहराई में जांच की जाती है तो सच्चाई ये लगती है कि बहुत पुराना और दूर का एक दुश्मन था, उसकी कुछ और उसकी मंशा थी और उसने मरवाया है, और लोगों का शक वहाँ तक नहीं जाता है और तब सच्चाई सामने आती है। ऐसी सच्चाई तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है पहले उसको ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ
पूछताछ की जाए ताकि वहां तक बात पहुंच सके। लेकिन असद अहमद को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई और उसका कत्ल किया गया। शम्स ताहिर खान की रिपोर्ट आपने देखा होगा जिसमें साफ दिख रहा है कि इनकाउंटर मुकम्मल तौर पर फेक और फर्जी था और मारने की प्लानिंग थी, इसलिए सवालात लोगों ने खड़े किया। अब अतीक अहमद को जिंदा बचाया जा सकता था, उससे सारे राज उगलवाए जा सकते थे, सच्चाई जानी जा सकती थी, लेकिन उसको भी मार दिया गया और जिस तरह मारा गया उससे बात साफ जाहिर है कि साबिक एमपी अतीक अहमद को मारने की पहले से प्लानिंग थी और एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी तंजीम इसकी प्लानिंग कर रही थी, जिसने तुर्की से 7 लाख रुपए का पिस्तौल बरामद किया और इन 3 किराए के कातिलों को हायर किया, जिसने मारा, जिसके पास न रहने का घर है, जिसका न कोई ठिकाना है, मैं उसको शूट करने की ट्रेनिंग दी गई थी और उसने अपना काम अंजाम दिया। अतीक अहमद 5 मरतबा एमएलए रह चुके, वो एमपी रह चुके, अवाम ने उनको चुना था, पार्टियों ने उनको टिकट दिया था, वो जीत कर वहां पहुंचे थे। वो ऐसे वैसे नहीं थे, वो हमेशा दस्तूर पर भरोसा रखते थे, कानून पर भरोसा रखते थे। जब भी अतीक अहमद की गिरफ्तारी का वारंट हुआ, अतीक अहमद ने सरेंडर किया, राह फिरार इख्तियार नहीं किया, कानून से बचने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को कानून के हवाले करना जानता है, जो कानून पर भरोसा रखता है, जो जनता के वोटों से चुन करके मेंबर मुंतखब होता है, विधानसभा लोकसभा में पहुंचता है, ऐसे शख्स के लिए गुंडा माफिया का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है। जहां तक बात है नेताओं के माफिया बैकग्राउंड की या गुंडागर्दी बैकग्राउंड की, तो हिंदुस्तान के नेताओं और सियासतदानों का जायजा लेंगे तो तकरीबन 70% से ज़्यादा सियासतदान जो लोकसभा और विधानसभाओं के एमपीज होते हैं या मेंबर मुंतखब होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल होता है, उनका बैकग्राउंड माफियागिरी का होता है, दबंगिरी का होता है और यही लोग सियासत में आते हैं। हिंदुस्तान का सियासी मिजाज भी ऐसा है कि कोई शरीफ इंसान यहाँ की सियासत में कामयाब नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में सियासत करने के लिए, एमएलए बनने के लिए या एमपी बनने के लिए आपके पास करोड़ों में रुपया चाहिए और करोड़ों रुपया ईमानदारी के साथ कमाना आज के तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है। जितने लोग बिलियनर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वहाँ आपको 2 नंबर का काम मिलेगा, धोखाधड़ी मिलेगी, फ्रेम मिलेगा, गद्दारी मिलेगी, जालसाजी मिलेगी। ऐसा ही काम करके लोग बिजनेस करते हैं और इस तरह का काम करने के लिए लोग माफिया बनते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बेगुनाहों का कत्ल करते हैं और जब पैसे आ जाते हैं इन लोगों के पास तो फिर ये लोग सियासत का सहारा लेते हैं, एमएलए एमपीज बन जाते हैं। तो खैर अच्छा है कि आजकल कानून आ गया है कि जिसको भी सज़ा हो जाएगी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और उसको एमपी और एमएलए बनने का हक नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया हुआ था तब तक लोग बड़ी तादाद में क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बावजूद ये सब कर रहे थे और आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं, बल्कि 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल के केसेस चल रहे हैं, जिन पर क्राइम का केस है, कत्ल का केस है, इक़दाम कत्ल का केस है, यानी मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और इसके बावजूद वो लोकसभा में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग आते हैं उनका बैकग्राउंड माफिया का होता है, गुंडागर्दी का होता है। अतीक अहमद इस सिलसिले में कोई अकेला नाम नहीं है, लेकिन मीडिया की पूरी तवानाई सिर्फ यही दिखाने पर है कि अतीक अहमद एक माफिया, एक गुंडा था। मैं किसी भी गुंडा का, किसी भी माफिया का, किसी भी ऐसे शख्स का जरा बराबर कभी समर्थन नहीं कर सकता जिसने किसी बेगुनाह को मारा हो, किसी का कत्ल किया हो, लेकिन उसके कत्ल को, उसकी माफियागिरी को, उसके गुंडागर्दी को मजहब से जोड़कर दिखाना, धर्म से जोड़कर दिखाना और उसकी आड़ में एक मजहब को बदनाम करना, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। अतीक अहमद कानून का मुजरिम था, उसने खिलाफ वर्जी की, बेगुनाहों को मारा, उस पर कानून के मुताबिक केस चलना चाहिए था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उम्र कैद की सज़ा भी उसको सुना दी गई थी। लेकिन इस तरह का मामला उसके साथ होना जमहूरियत का कत्ल है, इंसाफ का कत्ल है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लिस्ट वायरल की जा रही है जिसमें बड़े बड़े बेगुनाहों की लिस्ट जारी की गई और कहा गया है कि अतीक अहमद अकेला शख्स नहीं है जो सियासत में है और वो माफिया था, बल्कि ऐसे 17-18 लोगों का नाम सामने आया है और ये सब नाम उत्तर प्रदेश से है, जिसमें एक बड़ा नाम है कुलदीप सिंह सिंगर का। ब्रजेश कुलदीप पर 28 मुकदमे दर्ज है, ब्रजेश सिंह पर 106 केसेस दर्ज हैं, धनजन सिंह पर 46 मुकदमे दर्ज है, राजा भैया पर 31 मुकदमे दर्ज है। आप जानते होंगे राजा भैया उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासतदान है जिसका एक तालाब था, उसमें मगरमच्छ था और वो अपने दुश्मनों को, अपने मुखालिफों को उसी तालाब में फेंक कर मगरमच्छ के ज़रिए उसकी जान लेता था। तो इतना बड़ा उसके क्राइम है, मायावती ने इसको जेल में भी डाला लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई, ये बाहर आ गया और अब बीजेपी का इसको ताउन हासिल है और बीजेपी के समर्थन से ये जेल से बाहर है। डॉक्टर
उद्भयान सिंह का नाम है, अशोक चंडल है, विनीता सिंह है। इन सब पर 40-50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, इन पर 48 मुकदमे दर्ज है। सोनू पर 57 मुकदमे दर्ज है। अजय सिंह पर 81 मुकदमे दर्ज है। पिंटू सिंह पर 23 केसेस दर्ज है। शानी सिंह पर 48 केसेस दर्ज है। संग्राम सिंह पर 58 केसेस दर्ज है। चुलू सिंह पर 42 केसेस दर्ज है। बादशाह सिंह है, उस पर 88 यानी 88 केसेस दर्ज है। और ऐसे कई लोगों की लंबी लिस्ट है। ये सब सियासत में है, लेकिन सबका जो बैकग्राउंड है इसे गुंडागर्दी का, माफिया गिरी का है। अतीक अहमद यकीनन उसने जो कुछ किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एमपी भी था, वो एमएलए भी था। हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर पर उसको भरोसा था। उसने कभी गद्दारी नहीं की, बगावत नहीं की। इसलिए मैं मानता हूं कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो जमहूरियत का कत्ल है। कानून का जनाजा निकाला गया। आईन में दिए गए हुकूक के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर केस चलना चाहिए। और मीडिया ने उसकी जो छवि बनाई है वो बेहद शर्मनाक है। मीडिया को अपने रवैये, अपनी रिपोर्टिंग और अपने किरदार का जरा जायजा लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।